Hello everyone, this is Anju Sharma. Welcome to AS Classes. फ्रेंड्स, आज ये हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हो, आपने 8th तक तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। ये 9th में एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले हम इकोनॉमी जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी होता है जो भी हमारा पैसे का लेन देन होता है, जो प्रोडक्शन होती है, या उसे मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी होता है, वो सब हमारा क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया। अभी जैसे हम जीडीपी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम जैसे कि एक नर्सरी में बच्चा स्टार्ट करता है, वैसे ही हम क्लास 9th में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of village पालमपुर। इसका पर्पस क्या है? ये जो स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होती हैं उनके बेसिक हमें क्लियर करना। और ये हम किसके थ्रू करेंगे? विलेज पालमपुर के थ्रू। तो विलेज पालमपुर के बारे में जान लेते हैं। पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि काल्पनिक है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। और जो मेन है यहाँ का, जो मेन काम है यहाँ का क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए के अलावा यहाँ पे स्मॉलर स्केल पे और भी छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं छोटी मोटी। तो इसके बाद हम अबाउट पालमपुर, पालमपुर के बारे में जानते हैं। पालमपुर has a reasonable established road transportation, energy, irrigation, school and health facility network। ये तो हम पहले ही ऊपर वाली लाइन में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, एनर्जी है, स्कूल भी है। स्कूल हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, और एक अपर स्कूल भी है। हेल्थ फैसिलिटी में क्या है हमारे पास? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे पास यहाँ पे। तो और यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं इस विलेज में, जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर is well connected with neighboring villages and towns like रायगंज and शाहपुर। पालमपुर जो है वो जो उसके आसपास के विलेजेस हैं उनसे अच्छे से कनेक्टेड है रोड के थ्रू। जैसे कि आप बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे भी, जिनका नाम है रायगंज और शाहपुर। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और शाहपुर एक छोटा सा टाउन है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tangas, buggies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks। तो यहाँ पे जो रोड है यहाँ की, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट दिखते हैं हमें, जैसे कि बुलक कार्ट होता है, टांगास, बुगीज। बुगीज आपको पता है ना क्या होता है? वो गांव में होती है, पीछे लकड़ी का होता है और आगे बफेलो या ऑक्स वगैरह चलाते हैं उसे। उसमें क्या होता है? वो जैगरी लेके जाते हैं, गुड़ गुड़ को लेके जाते हैं, दूसरे गांव में या दूसरे शहरों में बेचने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे अबाउट 450 फैमिलीज रहती हैं इस गांव में, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। लेकिन जो यहाँ पे 80 कास्ट हैं, तो अब हम देखते हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? पहले हम जान लेते हैं कि प्रोडक्शन किया किस चीज का जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट, जो भी हमारी जरूरतें होती हैं,
उन्हें प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। प्रोडक्शन किया जाता है हमारी जरूरतों का, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, है ना, ये सब हमारी जरूरतें हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स के प्रोडक्शन किए जाते हैं। प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जो लैंड होता है हमारे पास, लैंड जो है, जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें जगह तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उसे हवा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें जमीन चाहिए, लैंड चाहिए और वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए। लैंड भी कैसा चाहिए, जो कि फर्टिलाइज्ड हो, उपजाऊ। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास लेबर। लेबर क्या होता है कि जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं। जो वर्कर्स जो होते हैं वो हमारे पास स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं और अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है कि जिनके जो कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में कोई टैलेंट होता है, और अनस्किल्ड जिनके पास कोई टैलेंट ना हो। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके काम के नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए ये रहा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की हो जाती है। प्रोडक्शन के जब प्रोडक्शन होती है हमारे पास, तो हमें अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनके लिए हमें फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिजिकल कैपिटल हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। पहला है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। इनमें हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो नहीं कि हमें डेली की डेली पेमेंट करनी पड़ती है इनके लिए। इसके बाद आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कच्चा माल तो चाहिए होगा ना। और कच्चा माल तो हमें, ये तो नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो तो हमें चाहिए होता है। अगर हम हर रोज प्रोड्यूस करें तो हमें हर रोज चाहिए कच्चा माल। जैसे कि एक बुनकर होता है जो बुनता है, उसे यान की हमेशा जरूरत पड़ती है, और यान की जरूरत पड़ेगी तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। और एक जो कुम्हार होता है, पोटर होता है, जो उसे अपने बर्तन बनाने के लिए, जो भी मिट्टी का सामान वो बना रहा है, उसके लिए उसे क्ले चाहिए, और वो उसका डे टू डे इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वर्किंग कैपिटल, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हम डे टू डे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट वन, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि जो भी ह्यूमन कुछ काम करते हैं तो वो ना उस चीज के लिए कैपेबल होने चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। आप ये देखो, अगर कोई ह्यूमन कोई काम करता है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, या मैं कैपेबल ही नहीं हूँ बोलने की, तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एज अ ह्यूमन जो है वो एक एज अ रिसोर्स माना गया है। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है। ह्यूमन कैपिटल का जो एक प्रॉपर जो बताया गया है वो हमें सेकंड चैप्टर में बताया गया है। सेकंड चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा पढ़ पाएंगे। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हमें जो ऊपर के 3 हैं रिक्वायरमेंट्स, उनके बारे में ही पढ़ना है। और जो मेन है हमारे पास फिजिकल कैपिटल है यहाँ पे। जब ये चारों मिल जाते हैं तो ये चारों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती कैसे की जाती है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ा था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि काल्पनिक है। और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे? वो 4 फैक्टर से उस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते थे। सबसे पहला था हमारे पास लैंड, फिर लेबर, फिजिकल कैपिटल, और फिजिकल कैपिटल में भी हमारे पास 2 थे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब हम उसके बाद का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती कैसे होती थी? वहां पे सबसे पहले तो क्या था? लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड होती थी। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड सिंस 1960 in Palampur. There has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land area under cultivation. तो हमने पढ़ा कि लैंड एरिया यहाँ पे क्या था? फिक्स्ड होता था। और 1960 से क्या हो रहा था पालमपुर में कि यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए लैंड बढ़ ही नहीं रहा था। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स, वेस्टलैंड क्या होता है? खाली जगह, जो खाली जगह पड़ी होती है उसे हम बोलते हैं वेस्टलैंड्स। इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। जो खाली जगह पड़ी थी उसे भी विलेज में क्या है, वो कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी गांव में कोई स्कोप नहीं था फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, क्योंकि वो लैंड था ही नहीं और इतना ही लैंड था कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज इक्वल टू हेक्टेयर। लैंड को हम किस में मापते हैं? हेक्टेयर में मापते हैं। और जो हमारे गांव में जो यूज होता है वो होता है बीघा, घंटा एटसेट्रा, मतलब इन सब में हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 1 हेक्टेयर इक्वल होता है, एक स्क्वायर होता है उसके एरिया के इक्वल। और स्क्वायर की जो साइड कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर। आई होप आपको इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, है ना? वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही लैंड से हम ज्यादा ग्रो कर सकें? मतलब देखो, ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम जैसे मकान में होती हैं हमारे फ्लोर्स होते हैं ना एक के ऊपर एक, लेकिन हम कल्टीवेशन में तो ऐसा नहीं कर सकते, फार्मिंग में ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वहां पे क्या करते थे इंसान पालमपुर में? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खारिफ, रेनी सीजन कौन सा होता है? खारिफ का। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। फार्मर्स क्या उगाते थे? ज्वार और बाजरा उगाते थे। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। जो उनके पास कैटल होते थे उनको खिलाने के लिए वो इन प्लांट्स का यूज करते थे। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और ये कब तक चलता था? ये अक्टूबर और दिसंबर तक चलता था। अक्टूबर और दिसंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता था। इन द विंटर सीजन राबी फार्मर्स ग्रो व्हीट। और विंटर सीजन में क्या उगाते थे वो? व्हीट यानी अनाज उगाते थे। राबी और खारिफ पता है ना आप लोगों को? राबी जो सर्दियों में होता है और खारिफ जो रेनी सीजन में होता है। A part of a land is devoted to sugarcane harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as a jaggery is sold to traders in Shahpur.
जब वो ये सब उगाते थे ना, तो अपनी जमीन का एक पार्ट जो है वो शुगर केन को यानी कि गन्ने को दे देते थे, क्योंकि गन्ना जो होता है वो साल में एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है, वो पूरे साल लगा रहता है, तो इसलिए वो एक पार्ट को गन्ने के लिए छोड़ देते थे। जो गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसकी जो रो फॉर्म होती है, मतलब जो कच्ची फॉर्म होती है, लाइक कच्चा माल है ना, तो जो वो रो फॉर्म होती है, उससे जैगरी बनाया जाता था, या उसकी रो फॉर्म को वो वो जो पालमपुर के लोग थे वो शाहपुर में बेच देते थे। फिर इसके बाद वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग भी स्टार्ट हुआ। फर्दर हेल्प इन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग ने भी प्रोडक्शन में थोड़ी हेल्प करी। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है कि वो साल में बिल्कुल भी जमीन को, लैंड को खाली नहीं छोड़ते थे। पहले खरीफ, फिर रबी और फिर जैद, ऐसे करके वो चलाते रहते थे अपनी लैंड्स में, कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखते थे। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग से कैसे डिफरेंट है ये? मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है कि एक लैंड है आपके पास और उसी में आपने पार्ट्स कर लिए, और उन पार्ट्स के अंदर आपने अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लिया। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है कि साल में जितनी भी क्रॉप्स हो रही हैं, आपने उसके बीच में एक बार भी अपने लैंड को फ्री नहीं छोड़ा, खाली नहीं छोड़ा है। रोल ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जब यूज होना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। इरिगेशन, इरिगेशन क्या है? मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन राबी एंड जैद सीजन ऑल्सो। इरिगेशन तो आप लोगों को पता होगा ना, सिंचाई, पानी देना। तो उससे क्या हुआ कि राबी और जैद की जो फसलें थी, क्रॉप्स थी, वो ज्यादा ग्रो करने लगी, क्योंकि इनमें हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, ये सब भी हमारे पास पहले गवर्नमेंट ने दिए पालमपुर के लोगों को, फिर उसके बाद प्राइवेटली भी ये क्या होने लगे, अवेलेबल होने लगे, तो लोग अपने पास लगवाने लगे। जब इरिगेशन आ गया तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ही इरिगेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। When the irrigation facility was electrified, farming in पालमपुर got boost। जब पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आई इरिगेशन में, तो क्या हुआ, फार्मिंग जो है वो बढ़ गई एकदम से। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी ने जो इरिगेशन का सिस्टम था उसको बदल दिया। सिचुएशन ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की क्या सिचुएशन है? नॉट इवन ऑल ओवर द कंट्री, सब जगह सेम नहीं है। अभी भी हमारी कंट्री में ऐसा है कि काफी जगह पे पानी नहीं है, और अगर पानी है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मतलब बहुत ही आप लगा लो 40% के करीब ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से आए फिर? यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को किस लिए यूज किया गया? जो हमारे पास एक लैंड का पीस है, उसमें से यील्ड, पहले हम यील्ड को समझ लेते हैं, वो क्या होता है? उपज, कि जितनी हमारे पास उपज हो रही है उसको बढ़ाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया गया। लेकिन वो कैसे यूज किया गया? मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज कैसे किया गया, या उसमें होता क्या क्या था? पहले आता था हमारे पास HVY, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी कौन से होते हैं सीड्स? जो हमें ज्यादा उपज देते हैं।
एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं कि जो हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं ना, आप वो भी बोल सकते हैं इन्हें। और हमारे पास क्या है, मॉडर्न मशीनरी एग्जाम्पल, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, और अलग अलग मशीन्स हमारे पास यूज होने लगी कि जैसे ट्रैक्टर्स यूज होने लगे, पहले तो हल वगैरह यूज होते थे, मतलब अलग अलग मशीन्स आने लगी, हार्वेस्टिंग के लिए भी मशीन आने लगी। इससे लोगों को बहुत इजी लगने लगा और जो यील्ड था वो भी हमारे पास इंक्रीज हुआ। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी थी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड में लोगों को इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही इतने पानी की जरूरत पड़ती थी। जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इरिगेशन भी नहीं होगा, और इरिगेशन नहीं होएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होएगी। और जो HVY सीड्स थे वो भी थोड़े महंगे थे ट्रेडिशनल सीड्स से, तो इसलिए जो फार्मर्स थे उनको थोड़े ज्यादा कैश की, थोड़ी ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती थी पहले से। और इसी को क्या बोला गया है, इसी को नाम दिया गया है कोल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक हमने पढ़ लिया कि लैंड जो है वहां पे फिक्स होती थी। अब हम पढ़ते हैं कि विल द लैंड सस्टेन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो क्या उसके बाद लैंड सस्टेन कर पाएगी? Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources. Why? जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उनसे क्या हमें क्या मिलता है? उन्होंने कहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं उनके ज्यादा यूज से जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो कम हो रहे हैं, ज्यादा यूज हो रहे हैं, और ज्यादा यूज होने के कारण क्या हो रहा है, उनकी कमी हो रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आ तो गया, एक तरीके से वो अच्छा भी था, लेकिन अब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। अच्छा किस लिए था कि उपज बढ़ गई लोगों की, है ना, इरिगेशन आसान हो गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो अब हम पढ़ते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था ना, उसमें फर्टिलाइजर्स के रूप में जो फार्मर्स थे वो क्या यूज करते थे, वो जैसे गाय का गोबर, काउ डंग यूज करते थे, या एक क्या बोलते हो आप उसको, मैन्योर यूज करते थे। लेकिन वो ज्यादा महंगी नहीं आती थी, सस्ती भी आती थी, और वो जो है जो हमारी उपज होती थी उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हुआ कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, जो उसकी उपजाऊ क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। जब वो ट्यूबवेल से नीचे से ग्राउंड वाटर निकाला जाने लगा इरिगेशन के थ्रू, तो क्या हुआ कि जो हमारी वाटर टेबल है, जो हमारे पानी का स्तर है, जल स्तर है, जो वो उसमें कमी आने लगी, वो नीचे की तरफ जाने लगा हमारा ग्राउंड वाटर। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore. ये तो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। जो हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, हमारा पानी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत सालों में बनते हैं। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए, एक बार इनमें कमी आ जाए, तो इनको बहुत मुश्किल से रिस्टोर किया जाता है, और इनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट
टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें जो है एनवायरनमेंट की देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए इसकी। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर के किसान थे, फार्मर्स थे, उनमें लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक लैंड ही नहीं होगा तो फार्मिंग कैसे होगी, है ना। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। लेकिन जो सभी लोग थे ना, जो गांव के सभी लोग थे जो एग्रीकल्चर से एंगेज थे, उनके पास लैंड नहीं होता था कल्टीवेशन के लिए। सबके पास लैंड नहीं होता था। तो जिनके पास लैंड नहीं होता था वो लोग क्या करते थे, वो लोग लेबर की तरह काम करते थे दूसरों के खेत में। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लैंड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। सम डू नॉट हैव लैंड, किसी के पास लैंड नहीं था। सम हैव अ स्मॉल क्लॉथ ऑफ लैंड, किसी के पास छोटा सा थोड़ा सा लैंड होता था। सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, और जो कुछ जो रिच लोग थे, जो बड़े लोग थे उस गांव के, उनके पास एक बहुत बड़ा सेक्शन होता था लैंड का। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे वहां पे, लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप यहीं से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लैंड के बारे में हम आज अपना सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो पालमपुर था। देखिए, मैं इस चैप्टर में आपको स्टोरीज़ कम ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है वो चैप्टर की मेन कॉन्सेप्ट्स पे है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ सको। लेकिन फिर भी चलो, जो पालमपुर में जो एक सिचुएशन थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, गोविंद नाम के एक फार्मर की स्टोरी दी हुई है। 1960 की बात है। गोविंद नाम का एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था। उसने उसको कल्टीवेट किया, किसकी हेल्प से, अपने 3 बेटों की हेल्प से उसने उसको कल्टीवेट किया। लेकिन उस ज़मीन को भी कल्टीवेट करने के बाद वो अपनी लाइफ आसानी से नहीं जी पा रहे थे, मतलब कंफर्टेबली नहीं जी पा रहे थे, थोड़ा सा उनके लिए टफ हो रहा था। तो उसके लिए उन्होंने एक बफेलो को भी रखा हुआ था अपने घर में एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कुछ सालों के बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। तो ये जो लैंड था ये 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नियर अबाउट 0.75 हेक्टेयर। एक के पास इतना साइज़ आया, एक उसके एक सन के पास। तब तक इरिगेशन भी इम्प्रूव हो चुकी थी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी आ चुके थे। लेकिन गोविंद के जो बेटे थे वो फिर भी क्या है, इस लैंड के ज़रिए अपनी लिविंग नहीं चला पा रहे थे, मतलब कि अच्छे से नहीं अपना घर चला पा रहे थे। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा था, एक एडिशनल वर्क भी करना पड़ रहा था। आने वाले कुछ सालों में वो एडिशनल वर्क करने लग गए। तो आज हम हमारे चैप्टर का 3rd वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर की। मैं थोड़ा रफली आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। पहले हम पालमपुर के बारे में जानते हैं। पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, लेकिन वहां पर और भी स्मॉल स्केल पर एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद हमने जाना था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो प्रोडक्शन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास
4 फैक्टर्स दिए गए थे प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो हम सेकंड लेक्चर में सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन है हमारे पास वो फिजिकल कैपिटल है। मतलब जो पहले वाले 3 फैक्टर है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। इसमें पहले हमने पढ़ा था कि लैंड इज फिक्स्ड, यहाँ पे लैंड फिक्स्ड होती थी, और जो फिक्स लैंड जो होती थी उसके ऊपर पहले तो कम उपज होती थी लोगों के पास, फिर उनके पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए, HYV सीड्स आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। तो ऐसे करके क्या है, जो उपज जो है वो खेत की बढ़ गई। फिर हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी उसकी क्या क्या हानि हो रही है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी, कि हमारा ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, सोइल की जो जो सोइल है उसकी फर्टिलाइजेशन कम हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, और कि यहाँ पे जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था फार्मर्स के बीच में। तो ऐसे करके हमारा जो लैंड वाला पोर्शन है, जो लैंड फैक्टर था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था सेकंड वीडियो लेक्चर में। अब ये वाली वीडियो जो है वो हमारी लेबर पर है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर था प्रोडक्शन का। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है, खेती है, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, ये एक मेहनत वाला काम है। स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves। जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो अपनी फैमिली के साथ ही अपने खेत में कल्टीवेट करते थे, और जो उन्हें अपने जो फार्म में जो लेबर की जरूरत होती थी वो लेबर का काम खुद ही करते थे। स्मॉल फार्मर्स का आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स थे, वो लेबर को हायर करते थे, मतलब रखते थे अपने खेत में, काम करने वाले लोगों को रखते थे। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स थे, जो खेत में करने वाले जो अलग से लोग बुलाते थे, वो कौन होते थे? वो या तो ऐसे लोग होते थे जिनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, जो लैंडलेस होते थे या लैंडलेस फैमिली से आते थे, और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स, मतलब कि ऐसी फैमिली जिनके पास कोई छोटा सा टुकड़ा होता था जमीन का। अनलाइक फार्मर्स, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land, instead they are paid wages by the farmer for whom they work। देखिए, जिसकी लैंड होती थी, जिसकी लैंड किसान की, मतलब जिस जहाँ पे भी वो कल्टीवेट करता है किसान, तो वहां पे जो क्रॉप होती है उस पे उस किसान का हक होता था, लेकिन जो वहां पे लेबरर्स काम करते थे उनका उस पे कोई हक नहीं होता था, जो भी वहां पे क्रॉप ग्रोन की जाती थी। तो लेबरर्स को क्या दिया जाता था? वेजेस दिए जाते थे उनके काम के लिए। अ फार्म लेबरर might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। देखिए, जो फार्म लेबरर्स होते थे वो या तो डेली बेसिस पे रखे जाते थे, मतलब कि हर रोज काम करने के लिए, या फिर किस लिए रखे जाते थे? कोई एक एक्टिविटी के लिए। एक एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है, जब वो काटते हैं क्रॉप को, जब काटते हैं, या तो उसके लिए रखा जाता था, या पूरे साल के लिए रखा जाता था, या डेली बेसिस के ऊपर रखा जाता था। इसके बाद आता है हमारे पास सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबरर। जो फार्म लेबरर की सिचुएशन है वो हमें कैसे बताई गई है इस चैप्टर में?
स्टोरी ऑफ डाला एंड रामकली के एग्जाम्पल से हमें बताई गई है। देखिए, डाला और रामकली जो होते हैं वो गांव के दो पुअरेस्ट लोग होते हैं। तो डाला जो बोलते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, डाला और रामकली। डाला बोलता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। डाला बोलता है कि अब काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और हमें जो लार्ज फार्मर है वही हायर कर रहे हैं, और वो भी कुछ ही दिन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल के लिए रख रहे हैं या हमारी कोई फिक्स जॉब है, वो अपनी मर्जी से थोड़े बहुत दिन के लिए हमें रखते हैं। तो जो रामकली बोलती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बोट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो रामकली बोलती है कि घनश्याम एक बड़ा फार्मर है, उसने लास्ट ईयर जो है वो अभी जो है उसने एक हार्वेस्टर खरीद ली है, जिस मतलब जो मशीन है वो हार्वेस्ट करने वाली मशीन ले ली है। तो अब हमें बहुत ही कम काम मिलने वाला है हार्वेस्टिंग का इस साल, और पिछले साल जो है वो उसने सिर्फ पूरे साल में 5 महीने से भी कम काम किया था। फिर डाला क्या बोलता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लफिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, threshers for threshing, even for removing weeds some farmers spray weedicide। डाला बोलता है कि अब हमारे पास ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, बल्कि अब हमारे लिए हमारे पास क्या है कि एक ऐसा स्प्रे भी है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए है। वीड्स क्या होते हैं, जो हम हमारे खेतों में वो छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा घास लग जाती है उसे बोलते हैं वीड्स। तो अब उसके लिए भी जो है स्प्रे आने लग गया है, तो फार्मर्स उसको स्प्रे कर देते हैं। तो अब वीड्स के लिए भी हमारी जरूरत नहीं रही है। तो रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो इस साल क्या है कि मुझे ब्रिक मेकिंग के लिए, जो जहाँ पे ईंटें बनती है, कि रायगंज में हम मुझे ईंट बनाने का काम देखना पड़ेगा। डाला बोलता है, आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2000। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। हाउ विल आई एवर repay? I hardly earn enough for 2 square meals. मैंने एक मनी लैंडर से 2000 रुपए लिए थे, और पिछली गर्मियों में मैंने 1000 रुपए लिए थे जब मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन मैं इसे वापस कैसे कर पाऊंगा? मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो रामकली बोलती है, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर। मेरी सिचुएशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास डेप्ट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। क्योंकि मैं पिछला लोन नहीं चुका पाई हूँ, इसलिए जो मनी लैंडर है उन्होंने मुझे लोन देने से मना कर दिया है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारे पास एक अलग अलग तरीके की मशीन्स भी आई। जो लैंडर्स होते थे वो डेप पे देते थे स्मॉल फार्मर्स को, तो उससे क्या है कि लोगों को काम मिलना बंद हो गया। तो डाला और रामकली की जो स्टोरी है उसके थ्रू आपको पालमपुर में फार्म लेबर जो है उनकी सिचुएशन समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद है हमारे पास द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल जो था हमारे पास थर्ड और फोर्थ फैक्टर है हमारे पास। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स require a great deal of capital. Farmers now need more money than before. ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था, कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो एक मतलब कि उसमें बहुत पैसा लगता है, वो एक खर्चीला मेथड है, खर्चीला तरीका है। तो लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसे हम कैपिटल इंटेंसिव भी बोल सकते हैं। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital.
जो छोटे किसान होते थे उन्हें जो है वो कैपिटल को अरेंज कर मतलब पैसे को अरेंज करने के लिए उधारी पे पैसा लेना पड़ता था। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. तो जो लार्ज जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो किन से लेते थे लोन, या वो लार्ज फार्मर्स से लेते थे या मनी लैंडर से लेते थे या ट्रेडर्स से लेते थे जो सप्लाई करते थे अलग अलग सामान को कल्टीवेशन के। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा हाई था, इससे वो जो लोन होता था वो वापस नहीं कर पाते थे। तो इसे हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सविता। तो सविता की स्टोरी में हमें क्या बताया गया है कि सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है। वो अपने 1 हेक्टेयर के खेत में कल्टीवेट अनाज उगाने की सोचती है। उसने सीड्स ले लिए, फर्टिलाइजर्स ले लिए, पेस्टिसाइड्स ले लिए, लेकिन उसके अलावा उसे पानी और जो रिपेयरिंग का जो सामान होता था, जो फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट के जो रिपेयरिंग का होता था, उन सब के लिए उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। जो कितना हो सकता था, जो लगभग 3000 तो था, 3000 से अबव हो सकता था लेकिन उससे नीचे नहीं। तो उसने क्या किया, शी डजंट हैव द मनी, उसके पास तो मनी थी नहीं। सो शी डिसाइड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह। एक लार्ज फार्मर था तेजपाल सिंह, उसने सोचा कि चलो वो उससे बोरो करती है, उससे उधार ले लेती है। तो तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, लेकिन वो एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे उसे देता है, जो कितना था 24% फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का 24%, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई रेट है। लेकिन वो सविता से एक प्रॉमिस भी करवाता है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो वो तेजपाल सिंह के खेत में काम हार्वेस्ट करवाएगी 35 रुपीज पर डे। उसे हर दिन के 35 रुपए मिलेंगे, जो कि वेजेस से बहुत ही ज्यादा कम थे। सविता को पता था कि अपने खेत में हार्वेस्टिंग करने के बाद, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, उसे फिर तेजपाल सिंह के खेत में हार्वेस्ट करना होगा। जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो एक बहुत ही बिजी टाइम होता है। और स्टोरी में हमें बताया गया है कि सविता के जो है 3 बच्चे थे और साथ में फिर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी उसके पास। हाउस होल्ड जो मतलब घर के काम होते हैं। लेकिन सविता फिर भी इन टफ कंडीशंस जो थी ये उनको मान लेती है। और वो उसे पता होता है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके लिए मनी को बोरो करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो स्मॉल फार्मर की हमें कंडीशन समझ में आ गई है सविता के थ्रू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल फार्मर के अलावा जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते थे वो क्या करते थे। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. उनके पास तो कुछ सेविंग्स भी हो जाती थी अपनी फार्मिंग से। दे आर thus able to arrange for the capital needed. तो जो उनके पास जो सेविंग्स होती थी उससे वो जो भी कैपिटल उन्हें जरूरत पड़ती थी जिस चीज की भी, वो उसे अरेंज कर सकते थे। हाउ डज दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो ये जो फार्मर्स थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, वो अपनी सेविंग्स कैसे कर पाते थे, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उनकी सेल करना, उनकी सेल से ही उनको क्या होती थी, सेविंग्स होती थी फार्मर्स को। व्हाट इज सरप्लस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सरप्लस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारे पास हार्वेस्टिंग हो जाती है और हम अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए भी रख लेते हैं, मतलब जितनी हमारे घर में जरूरत होती है वो किसान इतना
अनाज या इतनी जो भी वो कल्टीवेट करते थे, इतनी क्रॉप्स अपने पास रख लेते थे, और उसके बाद जो बच जाता था, जो एक्सेस होता था, उसे जो बोलते थे वो, उसे सरप्लस बोलते हैं। रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन। सविता और गोविंद के सन से हम इसे रिलेट करके देख सकते हैं। नोट एवरीबडी हैव सरप्लस। सभी को सरप्लस नहीं मिलता है, क्योंकि सविता और गोविंद के जो बेटे थे वो स्मॉल फार्मर्स थे, उन्हें सरप्लस नहीं मिलता था। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे दूसरों के खेतों में काम करके, या अपने खुद के ही खेत में काम करके। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स जो होते थे, या तो उनके पास सरप्लस होता ही नहीं था, और अगर होता था तो वो भी बहुत कम होता था। इट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सेल सरप्लस टू मार्केट। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, वो ही, उनके पास ज्यादा सरप्लस होता था तो वो उसे मार्केट मार्केट में बेच देते थे, और उससे क्या होते थे, वो मनी अर्न कर सकते थे, जिसे हम स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह की स्टोरी से जान सकते हैं। क्योंकि देखो, तेजपाल सिंह जो है वो एक बड़ा फार्मर था। वो जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, उनको अपने खेत में काम करने के लिए भी रखता था, एज अ लेबर भी रखता था, और उन्हें बोरो भी करता था, मतलब कि उन्हें लोन्स देता था। उन्हें लोन्स देता था, उन्हें अपने खेत में काम करने के लिए रखता था। और जो क्योंकि वो एक लार्ज फार्मर था, तो उसके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स के बाद भी बहुत सारा बच जाता था प्रोडक्शन, और फिर वो उसे मार्केट में बेच देता था, जिससे वो एक्स्ट्रा अर्निंग पा लेता था। और फिर व्हाट इज डन विद द अर्निंग्स गेन्ड आफ्टर सेलिंग द सरप्लस। तो सरप्लस जो मिल जाता है, जो सरप्लस मिलता था लार्ज और मीडियम फार्मर्स को, तो उस अर्निंग से वो क्या करते थे, मैं अभी आपको 1 मिनट पहले बता चुकी हूँ कि वो लोन्स दे सकते थे, और लेबर को रख सकते थे, और दूसरे जो मॉडर्न मेथड मॉडर्न मेथड्स यूज कर सकते थे, और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और फिर उससे क्या उनको और ज्यादा अर्निंग होती थी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी तक हम पालमपुर के बारे में एक सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं कि वो गांव कैसा था, कितना डेवलप था, और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे किया जाता था, और फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती थी। वो सभी थी हमारी फार्म एक्टिविटीज़। अब हम आते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर पे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। Farmer also perform some activities other than farming to earn livelihood. These activities are known as non-farm activities. फार्मिंग जो है वो पालमपुर में एक मेन एक्टिविटी थी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फार्मर्स जो है वो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते थे अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को, जो फार्मिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती थी, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में एक हमारे पास आता है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी होता क्या है? देखिए, डेयरी प्रोडक्शन में जो है वो जैसे हमारे पास काउज होती हैं, बफेलो होती हैं, रूरल एरिया में मोस्टली डेयरी का काम किया जाता है। यहाँ पे रेयरिंग की जाती है इन एनिमल्स की, इसमें आप गोट भी ले सकते हैं जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ काव और बफेलो का ही किया जाता है। तो आई थिंक डेयरी आपको समझ में आ गई कि इन एनिमल्स को पालना, इनकी देखभाल करना, और फिर इनसे मिल्क प्रोड्यूस करना। इनसे वो दूध निकालते हैं ना, जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा भी होगा आपने। डेयरी होता क्या है ये हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि हाउ दे अर्न मनी। डेयरी से मनी कैसे आती है। आप सभी दूध पीते हैं, है ना, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी के घर में गाय या भैंस हो या कोई भी एनिमल हो जिससे हम जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पैकेट लेके आते हैं, या
किसी शॉप से मिल्क लेके आते हैं। अगर हमें कोई और भी मिल्क प्रोडक्ट लेना है, ख़रीदना है, तो हम उसके लिए किसी शॉप पे ही जाते हैं पनीर वगैरह लेने के लिए। हम उसे जिनके पास बफेलो या काऊ वगैरह नहीं होती, वो मिल्क को वो बाहर से ही मिल्क को लेते हैं, दूध वाले से लेते हैं, या फिर डेयरी शॉप से जो होती हैं वहाँ से लेते हैं, या फिर जो जनरल स्टोर्स हमारे होते हैं वहाँ से पैकेट्स लेके आते हैं। तो ऐसी उनको अर्निंग होती है। जो लोग डेयरी करते हैं तो उनको अर्निंग यहाँ से होती है। सेकेंड है हमारे पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ छोटे स्केल के प्रोडक्शंस होते थे। जो फार्मिंग के अलावा जो प्रोडक्शन होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे होते थे। दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। जो ये प्रोडक्शन होता था ये या तो घर में होता था या फिर फील्ड्स में, खेतों में होता है। किसकी हेल्प से? फैमिली लेबर की हेल्प से। जैसे कि हमने पहले लेबर के सेक्शन में भी पढ़ा था कि जो स्मॉल लेबर थे, अब वो जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लेबर को हायर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने ही फैमिली लेबर की हेल्प लेते थे। सेम इसमें होता था। जो छोटे जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि या तो लेबर का खर्चा देने से बचते हैं, और अगर उनके पास है ही नहीं इतना कैपिटल तो वो क्या करते हैं, अपने फैमिली लेबर को ही अपने साथ हेल्प के लिए लगा लेते हैं। ये हमें स्टोरी ऑफ मिश्री लाल की हेल्प से समझाया गया है इस चैप्टर में, जो कि जैगरी का प्रोडक्शन करता था। मिश्री लाल जो होता है, एक जो शुगर को इनको क्रश करने के लिए जो मशीन आती है उसे ख़रीदता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ऐसे चलती है वो, और उसे अपने खेत में वो सेटअप कर लेता है, उसका सेटअप लगा लेता है। लेकिन इससे पहले वो क्या करता था, जब तक उसके पास ये मशीन नहीं आती थी तो बलक्स का हेल्प लेता था और शुगर केन को क्रश करता था। फिर वो क्या जब उसके पास मशीन आ जाती है तो वो क्या करता है कि मिश्री लाल क्या करता है, वो दूसरे फार्मर से भी शुगर केन लेता है और उसे गुड़ बनाता है। पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो अपने आप ही सारा काम करते थे, लेकिन अब जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास मशीन हो। इसलिए मिश्री लाल ने भी मशीन खरीदी और उससे शुगर केन को क्रश करके उसने जैगरी को प्रोड्यूस किया। तो फिर उसके बाद वो जैगरी को शाहपुर के ट्रेडर्स को सोल्ड कर देता है, और इस प्रोसेस में जो होता है मिश्री लाल को एक छोटा सा प्रॉफिट भी हो जाता है। जो तीसरी नॉन फार्म एक्टिविटी है हमारे पास वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं जो स्मॉल शॉप सेलिंग गुड जो करते हैं, स्मॉल शॉप सेलिंग गुड इन विलेज। जो गांव है पालमपुर उसमें छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो सामान को बेचते हैं। जैसे आप बुक्स, नोटबुक्स ये सब लगा सकते हो, स्टेशनरी का सामान लगा सकते हो, जो कि हमें ज़रूरत होती ही है इन चीज़ों की। उसके बाद आता है हमारे पास जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स कौन से होते हैं? जिनके पास हमारे डे टू डे जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है, जैसे राशन हो गया और बाकी जो हाउस क्लीनिंग का जो भी सामान होता है जो नॉर्मल होता है, मतलब जिसकी नीड पड़ती है, उसके लिए तो हमारे पास जनरल स्टोर्स होते हैं पालमपुर में। नेक्स्ट है हमारे पास शॉप्स नियर बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास शॉप्स होती हैं वहाँ पे पालमपुर के गांव में, क्योंकि बस स्टैंड के पास जब कोई शॉप्स जो भी शॉप्स थी तो वहाँ पे जब कोई पैसेंजर आता है, कोई यात्री आते हैं, तो फिर वो उस सामान को बाय करते हैं, और जिससे क्या शॉपकीपर्स जो है वो मनी अर्न करते हैं। लेकिन आजकल तो ये लैंडस्केप है कि कोई भी बस स्टैंड, किसी भी बस स्टैंड पे आप चले जाओ, आपको उसके आसपास बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी कम शॉप्स मिलेंगी। अगर आप किसी उसमें सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगी। बस इतना सा डिफरेंस है। और क्या है? कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम।
करीम का एक कंप्यूटर सेंटर है पालमपुर गांव में। करीम की एक स्टोरी हमें बताई गई है चैप्टर में। करीम जो है एक कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने गांव में ओपन करता है। उसने देखा कि पिछले कुछ टाइम में ना जो बच्चे हैं वो एक लार्ज नंबर में जो उनके पास जो टाउन पड़ता है शाहपुर, वहाँ पे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। तो करीम ने क्या देखा कि वो जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं वो वहीं पे शाहपुर टाउन में ही कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं। उसे पता चलता है कि उसके गांव में 2 औरतें ऐसी हैं, 2 वीमेन ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। तो वो उन्हें ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो वो उन्हें काम देता है और कुछ कंप्यूटर्स खरीदता है और अपने उसका जो घर था उसमें ही नीचे वाला एक रूम लेता है जिसका जो फ्रंट है वो मार्केट की साइड खुलता है। मतलब कि मार्केट की साइड उसका गेट है। तो फिर वो वहाँ बच्चों को बुलाता है और धीरे धीरे जो होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छी नंबर में बच्चे अटेंड करने लगते हैं क्लास को, और इस तरीके से करीम अर्निंग करने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास कि जो रिक्शा वाला, जीप हो गया, या मतलब वो जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होते हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आते हैं पालमपुर में। तो यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, और जो लोग बुलक कार्ट और बुगी वगैरह चलाते थे सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब एक गांव से दूसरे गांव और फिर वहाँ से जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या करते थे कि वो लोगों को भी और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। और रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है? रिटर्न में उन्हें पे किया जाता है, उन्हें मनी दी जाती है। इस काम में जो है वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ सालों के अंदर ही। तो अब यहाँ पे भी हमें एक स्टोरी का एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है कि इसकी स्टोरी है स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर जो है वो एक फार्म लेबरर है। जैसे बाकी सब लेबरर होते हैं, जो छोटे लेबरर होते हैं उन्हें अपना लिवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से किशोर को भी अपना लिवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने में। कुछ समय पहले किशोर ने जो है वो एक लोन लिया था एक बैंक से। जो बैंक है वो वो जो लोन लिया था उसने गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर लिया था, और उस लोन से उसने एक बफेलो को ख़रीदा। जो लोन लिया था उसने उससे बफेलो को लिया, और अब वो क्या करता है कि उस बफेलो से जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो उसे बेचता है, उसे सेल कर देता है। और साथ में वो क्या करता है, उसने उस बफेलो के साथ ना एक वुडन कार्ट लगा लिया, उसने उसके पीछे एक कार्ट लगा लिया और वो उसे ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करता है। हफ्ते में एक बार वो रिवर गंगा के ऊपर जाता है। जो क्ले होती है ना, जो पोटर यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह जो कुम्हार यूज़ करते हैं क्ले, उसको लाने के लिए। और कभी कभी वो शाहपुर में जाता है अपने कार्ट पे उसको जैगरी को रख के, और उसे पहुंचाने के लिए, या अदर कमोडिटीज़ को भी वो लोड कर लेता था अपनी उस पर। तो हर महीने उसे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता था, और एज अ रिज़ल्ट किशोरा को जो है वो थोड़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, और वो अपने देन व्हाट ही यूज़ टू डू सम ईयर्स बैक, तो जो उसे पहले अर्निंग होती थी वो उससे थोड़ा ज़्यादा अर्निंग करने लग गया। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो इसके पहले के 3 पार्ट हैं जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो ये चैप्टर देखें और पढ़ें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच।